हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र सैनी फ्रॉम एडुकेमी से। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में, जिनका कल निधन हो गया और ये हमारी कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाना जाता है आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिन्होंने स्पेसिफिकली हमारी इकोनॉमी को क्राइसिस से बाहर निकाला इन 1991 क्राइसिस, 2008 इकोनॉमिक क्राइसिस। तो आज हम उनके टाइमलाइन के बारे में बात करेंगे। उनके बर्थ से लेके उनके डेथ तक उन्होंने क्या क्या किया और किस तरीके से उन्होंने कंट्री को हमारी क्राइसिस से बाहर निकाला, उनका प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर कैसा रहा, इस वीडियो में आज सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। उन्होंने अपने एक स्पीच में कहा था, द हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी देन द कंटेम्पररी मीडिया, हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी देन द कंटेम्पररी मीडिया। ये उन्होंने अपने एक स्पीच में कहा था और उस टाइम पे ये स्पीच बहुत वायरल हुआ था। तो जुड़े रहिए एडुकेमी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। मनमोहन सिंह जी का जन्म हुआ था 1932, 26 सितंबर 1932 का में मनमोहन सिंह का जन्म हुआ था। उन्होंने गुरमुख सिंह एंड अमृत कौर इन गहा विलेज पंजाब में उनका जन्म हुआ था। यह यूनाइटेड पंजाब था जो अभी पाकिस्तान में है। जो उनका पालन पोषण हुआ, उनके पैटर्नल ग्रैंड मदर्स ने उनका पालन पोषण किया, क्योंकि उनकी मदर की डेथ पहले जल्दी हो गई थी, इसलिए उनकी पैटर्नल साइड से उनका पालन पोषण हुआ। 1947 के टाइम पे उनकी फैमिली पार्टीशन के दौरान अमृतसर में माइग्रेट करके चली गई थी। एंड इन 1948 उन्होंने अपनी 10वीं की परीक्षा पंजाब यूनिवर्सिटी से पास की, और उस टाइम में 10वीं की परीक्षा पास करने को बहुत बड़ी बात माना जाता था। 1952 से 1954 के बीच में उन्होंने अपनी बैचलर एंड मास्टर डिग्री पंजाब यूनिवर्सिटी से पास की। तो 1952 में ही वाज एन ग्रेजुएट एंड 1954 में वो पोस्ट ग्रेजुएट बने। 1957 में उन्होंने फर्स्ट क्लास ऑनर्स की डिग्री इन इकोनॉमिक्स में पास की फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। तो फॉरेन पढ़ने के लिए चले गए थे और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से उन्होंने अपनी इकोनॉमिक ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की। एंड ही रिटर्न टू इंडिया एज अ टीचर इन द पंजाब यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पे वो टीचर बन के आए, जहाँ से उन्होंने एजुकेशन लिया था स्टार्टिंग में, पंजाब यूनिवर्सिटी में वो टीचर बन के आए। उन्होंने शादी किया गुरुशरण कौर से और इनके 3 डॉटर्स थी, उपिंदर, दमन एंड अमृत कौर वर द 3 डॉटर्स। एंड इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ फिलोसफी किया, इकोनॉमिक्स में इन्होंने डी फिल किया फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। तो आप देखेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी से, इस बाद इन्होंने ऑक्सफोर्ड, पंजाब यूनिवर्सिटी के बाद उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बाद वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए। 1962 में अपनी डी फिल कंप्लीट करने के बाद इकोनॉमिक्स में उन्होंने नटफील्ड कॉलेज के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में इसको कंप्लीट किया। 1963 में वो प्रोफेसर बन गए इन द इकोनॉमिक्स विद द पंजाब यूनिवर्सिटी। आप देखेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी में उन्होंने एज ए इकोनॉमिक प्रोफेसर ज्वाइन किया। 1966 में वो मेड प्रोफेसर ऑफ दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उनको एज अ हॉनररी प्रोफेसर रखा गया। और 1966 से 69 के बीच में उन्होंने यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस और ट्रेड एंड डेवलपमेंट के साथ काम किया। तो आप देख सकते हैं कैसे उनका बर्थ से एज अ विलेज से स्टार्ट होता है। पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी 10th 12th की डिग्री की, ग्रेजुएशन किया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स की, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए एंड दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ज्वाइन किया। इसके बाद उन्होंने यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के साथ काम किया। तो इनकी काबिलियत पे देश को कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं हुआ। 1969 से 1971 के बीच उन्होंने एज अ प्रोफेसर सर्व किया इन इंटरनेशनल ट्रेड एट दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एंड यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। डीएससी देश की सबसे अच्छी संस्था मानी जाती है इन इकोनॉमिक्स में, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जहाँ पे इन्होंने एज अ इंटरनेशनल रिलेशन में प्रोफेसरशिप किया इन इकोनॉमिक्स। 1971 में मनमोहन सिंह जी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ज्वाइन किया एज एन इकोनॉमिक एडवाइजर, क्योंकि ये इकोनॉमी के महारथी माने जाते थे इन द इंडिया, और इन्होंने एज ए गवर्नमेंट एडवाइजर ज्वाइन किया विद द कॉमर्स मिनिस्ट्री। 1972 से 1976 के बीच में इन्होंने चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ज्वाइन किया विद द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो आप देखेंगे सबसे पहले इन्होंने इकोनॉमिक एडवाइजर, फिर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर विद द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन्होंने ज्वाइन किया। 1976 में ये फाइनेंस सेक्रेटरी बना दिए गए अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ऑनरी एंड प्रोफेसर इन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। इनको सेक्रेटरी बनाया गया इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री, और इसके साथ साथ ये हॉनरी प्रोफेसर रहे इन द जेएनयू। तो सबसे पहले आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इकोनॉमिक एडवाइजर बनते हैं, उसके बाद ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बनते हैं विद द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसके बाद जेएनयू में एज हॉनरी प्रोफेसर की तरह काम करते हैं विद द सेक्रेटरी विद द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। 1982 में
इन्होंने सर्व एज मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन के में काम किया, जो आजकल नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने प्लानिंग कमीशन में भी काम किया। 1982 से 1985 के बीच इन्होंने गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भी काम किया। तो आप देखेंगे जो इनका वर्क है पूरा इकोनॉमी से रिलेटेड है। इन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन के प्रोफेसर रहे इन द इकोनॉमिक्स, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। इसके बाद फाइनेंस सेक्रेटरी रहे, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे। इसके बाद गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1982 में 1985 के बीच में रहे। और इन्होंने डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन को संभाला इन 1985 से 1987 के बीच में, क्योंकि प्लानिंग कमीशन उस टाइम काम करता था, 5 ईयर प्लान्स को इम्प्लीमेंट करता था। डिप्टी चेयरमैन इन्होंने संभाला। 1987 में इनको पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो इंडिया में सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो इन्होंने एज अ पद्म विभूषण इनको दिया गया, जो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स है। इसके बाद 1987 से 1990 के बीच जो सेक्रेटरी जनरल बने इन द साउथ कमीशन एंड इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक पॉलिसी थिंक टैंक इन द स्विट्जरलैंड। एक साउथ कमीशन के एक मेंबर बने, जो एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी कमीशन है, कैसे पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, इकोनॉमिक पॉलिसी किस तरीके से होनी चाहिए, तो उसके मेंबर बने स्विट्जरलैंड। इन्होंने he hold the post of advisor to the Prime Minister of India to own the economic affairs। 1991 जिस टाइम पे एलपीजी रिफॉर्म्स हो रहे थे, वो पूरे हमारे प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर थे इन द 1991 में, और इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री को उन्होंने संभाला। मार्च 1991 में ही बिकेम द चेयरमैन ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी के ये चेयरमैन बने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के 1991 में चेयरमैन बने। 1991 में ही नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट में ही पिकअप द मिनिस्टर हैज फाइनेंस मिनिस्टर्स। तो 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट थी, वहां पे एज ए फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने काम किया। और ये वही टाइम था जब इंडिया एक क्राइसिस से जूझ रहा था। तो यहाँ पे मेजर टाइम पे एलपीजी रिफॉर्म्स गवर्नमेंट लेके आई, जिसमें मनमोहन सिंह जी का एक बहुत बड़ा रोल माना जाता है। इसके बाद 1991 में मनमोहन सिंह जी फर्स्ट इलेक्ट हुए अपर हाउस में इन द राज्यसभा इन 1991 बाय द लेजिस्लेचर, एंड ही वाज री इलेक्टेड इन 1995, 2001, 2007, 2013 एंड 2019। अगर आप देखोगे तो 6 बार वो राज्यसभा के मेंबर रहे, और ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है। ड्यूरिंग अ सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस सिंह ब्रिंग द इकोनॉमिक रिफॉर्म टू एनहेंस द प्रोडक्टिविटी। 1991 से 1996 के ये इन्होंने प्राइमरी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए। इन्होंने एलिमिनेट किया परमिट राज को, स्टेट के कंट्रोल को रिड्यूस किया इकोनॉमी में, एंड लोअर द इम्पोर्ट टैक्सेस, इम्पोर्ट के टैक्सेस को कम किया। परमिट राज, जो परमिट राज चलता था उस टाइम पे, इन्होंने उसको कम किया। इसके साथ साथ इन्होंने इंडियन इकोनॉमी के पूरी वेशभूषा बदल डाली विद गुड इकोनॉमिक पॉलिसी, और इंडिया को एक क्राइसिस से निकाला, जो इंडिया उस टाइम पे क्राइसिस से जूझ रहा था। 1998 से 2004 के बीच में उनको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया इन द राज्यसभा में उनको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया। एंड 22 मई 2004 इंडिया की हिस्ट्री में वो दिन है जब एक इकोनॉमिक जानने वाला बंदा, एक इकोनॉमिस्ट, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में इकोनॉमिस्ट है और देश विदेश के अच्छे कॉलेजों से पढ़ के इकोनॉमी में महारत हासिल की है, जिन्होंने इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री को चेंज कर डाला, वो बंदा एक प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं 22 मई 2004। और ये इंडिया की हिस्ट्री में फर्स्ट नॉन हिंदू प्राइम मिनिस्टर ये बने थे 2004 में। और ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। एक छोटे से गांव से आने वाला व्यक्ति अपनी जर्नी से, अपनी कैपेबिलिटी से वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं इन द 2004, एंड ही वाज द फर्स्ट नॉन हिंदू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 2004। 2004 टू 2009 के बीच में सिंह कंटिन्यू रहे, वो एनकरेज करते रहे इंडियन मार्केट्स को अपनी पॉलिसी के साथ साथ। पी चिदम्बरम के साथ, जो उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने बहुत सारे काम किए। और इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ, जो आज तक की हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ मानी जाती है 8 से 9%, इनके टेन्योर में ही ग्रो हुई, और इनके टेन्योर में ही एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा क्रिएट हुआ था। 2005 के बीच में हिज मिनिस्ट्री एनेक्ट द नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो आज तक की सबसे बड़ी योजना मानी जाती है, महात्मा गांधी नेशनल रोजगार एक्ट। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के बारे में 500,000 कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को इन्होंने इन्वॉल्व किया। तो आप देखेंगे जितनी भी बड़ी मेजर्स योजना है, या मनरेगा की बात करूं, नेशनल हेल्थ मिशन की बात करूं, ये एक बहुत सक्सेसफुल योजना है जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के टेन्योर में चलाई गई थी। 18 जुलाई 2005 को इन्होंने इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील को क्रैक किया, और ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात थी कि एनर्जी डील को क्रैक करना विद द यूएस एज ए न्यूक्लियर डील क्रैक करना। तो ये इस प्रधानमंत्री की
सशक्त दिखाता है, ये दिखाता है किस काबिलियत के मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, किस तरीके से उन्होंने विदाउट मेकिंग द नॉइसेस इन द मीडिया अपनी सफलता को नहीं दर्शाया और एक यूएस के साथ डील साइन करी। जॉर्ज वाशिंगटन उस टाइम जॉर्ज डब्ल्यू बुश उस टाइम पे यूएस के प्रेसिडेंट होते थे। इन्होंने इंडिया एग्री हुआ इन सिविल और न्यूक्लियर फैसिलिटी के साथ टू प्लेस इट्स न्यूक्लियर फैसिलिटी अंडर द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एंड एक्सचेंज द यूएस एग्री टू वर्क टुवर्ड द सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन की। कैसे किस तरीके से हम न्यूक्लियर का सिविल के लिए यूज किया जाएगा, एग्रीमेंट साइन हुए एंड दिस इज कंसीडर्ड एज द वन ऑफ द बेस्ट मूवमेंट फॉर इंडिया फॉर द एनर्जी क्राइसिस से बचाने के लिए। एक साइड उन्होंने इकोनॉमिक क्राइसिस से बचाने के लिए काम किया, 2005 में उन्होंने यूएस के साथ न्यूक्लियर डील साइन किया, दिस वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट ऑफ द मनमोहन सिंह जी। 15 जून 2005 को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जो अब आजकल सोचते हैं कि आरटीआई डाल देते हैं, तो ये मनमोहन सिंह जी ही थे जिन्होंने ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, इन द गवर्नमेंट वर्क अकाउंटेबल बनाने के लिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को इंट्रोड्यूस किया। तो आप देख सकते हैं कैसे एक विजनरी है या क्या रिक्वायरमेंट है कंट्री का, उन्होंने उन सब चीजों पे काम किया। 2006 में उनकी गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया था कि 27% ऑफ सीट्स एम्स आईआईटी आईएम्स में उन्होंने रिजर्व किया। 27% जो ओबीसी को रिजर्वेशन देना था, उन्होंने वो रिजर्वेशन उनको दिया। इसके साथ साथ सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन अदर बैकवर्ड क्लासेस को 27% रिजर्वेशन दिया गया इन द आईआईटीज आईआईएम एंड द एम्स, और ये रिजर्वेशन के लिए ओबीसी समाज के लिए बहुत बड़ी बात थी। 2007 में इंडिया ने अपनी हाईएस्ट जीडीपी ग्रो की 9% एंड बिकम द सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो ये मनमोहन सिंह जी का ही टाइम था, जो फर्स्ट टेन्योर था यूपीए गवर्नमेंट का। इंडिया वाज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, चाइना के बाद इंडिया का ही रैंक आता था। 2008 में इंडिया ने एक स्पेसिफिक एग्रीमेंट साइन किया इंडियन एटॉमिक एनर्जी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ एज ए न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप टू ग्रांट अ वेवर टू इंडिया टू कॉमर्स एंड सिविलियन न्यूक्लियर ट्रेड्स। आईएईए के साथ एग्रीमेंट साइन होना कि इंडिया को एक स्पेसिफिक छूट दी जाए इन द सिविलियन और न्यूक्लियर ट्रेड्स के साथ साथ, मेकिंग इंडिया ओनली द कंट्री विद द न्यूक्लियर वेपन एंड नॉट द पार्टी ऑफ द एनपीटी ट्रीटी। तो इंडिया उन एक्सेप्शंस में से आता है जहां पे आईएईए ने छूट दिया इंडिया को फॉर द न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप्स। 2008 में इन्होंने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सेटअप किया आफ्टर द मुंबई अटैक्स। जो एनआईए आज काम करती है कंट्री को टेररिज्म से बचाने के लिए, ये उन्होंने ही सेटअप किया था। 2009 में इन्होंने दोबारा एज अ प्राइम मिनिस्टर की ओथ ली। ही वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर, सेकंड टर्म में आए आफ्टर द जवाहरलाल नेहरू। ही वाज अनदर प्राइम मिनिस्टर हु कंप्लीट द 5-year full terms। उन्होंने 2009 में इंट्रोड्यूस किया राइट टू एजुकेशन। अगर आप देखें 2005 में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था राइट टू इंफॉर्मेशन, 2009 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया राइट टू एजुकेशन। तो उन्हें पता था कि एजुकेशन कंट्री के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो राइट टू एजुकेशन उन्होंने एज इंट्रोड्यूस किया और इसको फंडामेंटल राइट में डाला गया। इन्होंने एक स्पेशल क्लास ऑफ ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल्ला फ्रॉम सऊदी अरेबिया से उनको एक पार्टिकुलर प्राइज से नवाजा गया था सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट के द्वारा। इसके साथ अगर हम बात करते हैं 2012 में उनकी सेकंड टर्म स्पेसिफिकली मेजर स्कैम्स के लिए जानी जाती है, लेकिन ये सारे अप्रूव नहीं हो पाए कि उन्होंने कोई स्कैम के पार्टिसिपेट किया था, या कॉमनवेल्थ गेम की बात करें, या फिर हम कोल स्कैम की बात करें, या फिर स्पेक्ट्रम एलोकेशन की बात करें, लेकिन कोई भी स्कैम प्रूव नहीं हो पाया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या फिर किसी भी कोर्ट्स के द्वारा। तो ये बार बार इसको उठाया गया मुद्दे को, लेकिन ये प्रूव नहीं हो पाया। 2014 में उन्होंने ग्रांड ऑर्डर ऑफ द फ्लावर्स मिला था फ्रॉम जापान से। जापान का सबसे बड़ा पुरस्कार मनमोहन सिंह जी को दिया गया। 17 मई 2014 को मनमोहन सिंह जी ने रिजाइन किया फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की गवर्नमेंट बनती है, जहां पे नरेंद्र मोदी जी एज प्रधानमंत्री की ओथ लेते हैं। अगस्त 2019 को उन्होंने इलेक्टेड एज राज्यसभा मेंबर्स, वो दोबारा से इलेक्टेशन का छठा बार था जो वो एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा इलेक्ट हो रहे हैं। इसके साथ साथ मनमोहन सिंह जी ने 33 ईयर्स ऑफ पार्लियामेंट्री इनिंग्स को खत्म किया। अप्रैल 3 2024 को मनमोहन सिंह जी का टर्म खत्म हुआ और उन्होंने इसको पूरा कार्यकाल को समाप्त किया। और कल यानी कि दिसंबर 26 2024 को ये महान व्यक्ति अपनी सफलता के साथ, अपनी पॉलिसीज के साथ, हमारी कंट्री को इतने आगे बढ़ाने के साथ, इंडिया को क्राइसिस से बचाने के साथ, राइट टू एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करने वाला व्यक्ति, राइट टू इंफॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस करने वाले व्यक्ति, एनआईए बनाने वाले व्यक्ति, 27% रिजर्वेशन ओबीसी को रिजर्वेशन देने वाले व्यक्ति ने हमारे साथ छोड़ दिया। और देश के लिए सबसे बड़ी दुखद की बात है। इसके लिए
हमने 7 दिन का राष्ट्र शोक बनाया है, तो अगले 7 दिन में मनमोहन सिंह जी के लिए ये देश राष्ट्र शोक मनाएगा, और ये हमारी इनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। जिस दौर से इन्होंने इंडिया को निकाला, ये एक बहुत बड़े शान की बात है इंडिया के लिए कि इंडिया ने एक ऐसे व्यक्ति को प्रोड्यूस किया, एक ऐसा व्यक्ति में इन्हें इंडिया में जन्म लिया जो इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत एक महायुग साबित कर दिया जिस व्यक्ति ने। इसके साथ साथ देखेंगे तो मनमोहन सिंह, दैट गवर्नमेंट डिक्लेयर 7 मोर्निंग डे फॉर XPM लास्ट राइट्स ऑन द सैटरडे, तो इनके लिए एक मोर्निंग 7 डेज मोर्निंग दिया गया है। और मनमोहन, ये भी मैं आपको बता दूं, मनमोहन सिंह ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने पड़ोसी मुल्क के साथ, पाकिस्तान एंड चाइना के साथ इन्होंने कैसे नेविगेट किया, कैसे चैलेंज, जो सबसे बड़ा रिलेशनशिप चैलेंजेस थे इन कंट्री के साथ, कैसे उन्होंने कंट्रोल करके रखा और कैसे दिखाया इंडिया की पॉलिसी वसुदेव कुटुंबकम को कैसे इम्प्लीमेंट किया। तो ही इज द वन ऑफ द पर्सन इन द इंडिया जिसको देश कभी भुला नहीं सकता, जिसके कंट्रीब्यूशन को देश भुला नहीं सकता। तो इस तरीके के वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहिए एडुकेमी के साथ। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।